और इस समय सीधे चलते हैं शास्त्री भवन, जहां कैबिनेट की कल हुई बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया जा रहा है। In the points of order, when you ask questions, first the Honorable Minister will address you. Over to the Minister. मैं बहुत संक्षिप्त में दो विषयों के बारे में आपको बतलाऊंगा और फिर कृषि मंत्री जी, कृषि सचिव और स्किल डिपार्टमेंट विभाग के सचिव भी यहाँ हैं, वो अपनी प्रस्तुति आपके सामने रखेंगे। कल की मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कार्यान्वित करने के संदर्भ में। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि हर खेत को पानी मिले और पानी बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो पानी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चाहिए वो व्यवस्था के अंदर लाई जाए और इस संदर्भ में कोई जल वेस्ट ना हो, खराब ना जाए, उसका क्रिएशन, उसका यूजर, उसका रिसाइकलिंग, इस सब को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए। इसके लिए हर राज्य एक जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाएगा और उसके बाद हर राज्य का स्टेट इरिगेशन प्लान होगा। राष्ट्रीय स्तर की एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी और राज्यों के संदर्भ में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, उसकी कार्यकारी परिषद, जो वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के अध्यक्ष में होगी। देश की ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की व्यवस्था को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में सॉइल हेल्थ कार्ड, ये एक प्रयोग सरकार ने आरंभ किया था। किसान चैनल, जो बहुत ही थोड़े समय में जिसका फैलाव बहुत अच्छा हुआ है और किसानों को एजुकेट करना, पूर्व सूचनाएं देना, बाजार की भी, मौसम की भी, फसल के संबंध में नई तकनीक उनको समझाना, इसमें ये प्रयोग आरंभिक सप्ताहों में काफी सफल रहा है। जो किसान किसी आपदा से पीड़ित हैं, उन्हें जो मुआवजा मिलता था उसमें 50% की वृद्धि की गई है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि 50% फसल नष्ट हो तो आपको मुआवजा मिलेगा, उसको 33% पे लाया गया है। देश में दालों का पैदावार बढ़े, क्योंकि बाकी चीजों की कीमतें नियंत्रण में है, दालों की कुछ कीमतें बढ़ी थी क्योंकि दालों के साथ एक सप्लाई साइड इशू भी है, तो इसलिए दालों के ऊपर 200 रुपए प्रति क्विंटल का एक बोनस भी सरकार ने घोषित किया है। कई कृषि योजनाएं हैं, अलग अलग विभागों के तहत चलती हैं। कृषि विभाग की है कि ड्रिप इरिगेशन की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर रिसोर्सेज की है,
ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, वाटरशेड स्कीम, इन सब के बीच में एक समन्वय पैदा किया जाएगा और ये तय किया है कि इन 5 वर्षों में केंद्रीय बजट से 50,000 करोड़ रुपया केवल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर इसका व्यय हम लोग करेंगे। जो राज्यों का शेयर होगा वो इसके अतिरिक्त होगा। मनरेगा में भी जो मटेरियल कंपोनेंट है वो इसमें से उसकी सहायता की जा सकती है। एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट थ्रू एग्री टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चरल मार्केट्स स्टेट सब्जेक्ट हैं और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मूवमेंट के ऊपर काफी प्रतिबंध लगते हैं। देश में 585 रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। यह निर्णय लिया गया कि पूरे राज्य के लिए जो लोग इन एग्रीकल्चरल मार्केट्स में व्यवसाय करते हैं, आज मार्केट सेक्टरिक लाइसेंसेस हैं उनके पास, तो आप एक मार्केट से उसको संबंध रख सकते हो। अब पूरे राज्य के लिए एक लाइसेंस होगा, उसके अतिरिक्त सिंगल पॉइंट लेवी होगी। प्राइस डिस्कवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस होंगे और इसका असर यह होगा कि पूरा राज्य एक प्रकार से एक मार्केट अपने आप में बन जाएगा और राज्यों के भीतर जो फ्रैगमेंटेड मार्केट्स हैं वो समाप्त होंगी। अलग अलग राज्यों को भी ये कहा गया है कि क्योंकि हर राज्य का अपना लॉ है, तो जो उनका प्लेटफॉर्म होगा वो एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होगा, ताकि एक राज्य को एक मार्केट बनाना, यानी छोटी छोटी फ्रैगमेंटेड मार्केट्स को समाप्त करके बड़ी मार्केट बनाना, कि सीमलेस ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन द स्टेट कैन टेक प्लेस, जिससे किसान के लिए बाजार का साइज बहुत बढ़ेगा। वो केवल एक कैप्टिव मार्केट तक सीमित रहेगा, ये नहीं होगा। दूसरा कदम इसका है कि राज्यों के भीतर भी समन्वय लाकर उसके प्लेटफॉर्म को एक प्रकार से कॉमन करना, कि आने वाले कल में अगर राज्य के बियॉन्ड भी जाने की स्थिति हो तो उसके संबंध में विचार किया जा सकता है। कृषि के इन 2 महत्वपूर्ण निर्णयों के अलावा जो स्किल डेवलपमेंट एक सरकार की स्किलिंग इंडिया कार्यक्रम है, उसमें के संबंध में भी कल महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। एक निर्णय है कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 इसको अप्रूव किया गया है। द पॉलिसी एम्स टू अलाइन सप्लाई विद डिमांड, bridging existing skill gaps, promoting industry engagement, operationalize a quality assurance framework, leveraging technology and promoting apprenticeship to tackle the identified issues. इसके अतिरिक्त common norms for skill development schemes implemented by the Government of India और एक स्किल डेवलपमेंट मिशन
ये तीनों को अप्रूव किया गया है। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि जो लोग बहुत अधिक हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते और एक सीमित शिक्षा के बाद उनको स्किल करना और स्किल करने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए सरकार के 21 मंत्रालय हैं जिसमें अलग अलग योजनाएं हैं। इन तमाम 21 मंत्रालयों की जो योजनाएं हैं उनको कॉमन नॉर्म्स के मुताबिक उनमें समन्वय लाना, ताकि इन नौजवानों को, महिलाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। प्लम्बिंग और कारपेंटरी से लेकर ड्राइविंग और हेयर कटिंग, मतलब इसे सैकड़ों किस्म के प्रोफेशंस हैं जिसके लिए स्किलिंग चाहिए। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन का लाभ नहीं मिलता, इन स्किल्स के लिए उनको तैयार करना, ये तीनों निर्णय उसके संबंध में लिए गए हैं। एक नेशनल काउंसिल होगी जिसके प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। स्टीयरिंग कमेटी होगी जिसके स्किल डेवलपमेंट के मंत्री चेयर करेंगे, और इसको लागू करने का जो डायरेक्टरेट होगा वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं वो उसके प्रोग्राम निर्देशक एक प्रकार से होंगे, उसको लीड करेंगे। इससे करोड़ों की संख्या में दो देश के नौजवानों को स्किल किया जाए, और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय एक प्रकार से नोडल मिनिस्ट्री होगी जो इस सब नॉर्म्स के मुताबिक जितनी भी स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस और कार्यक्रम हैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करेगी। मुझे इतना ही कहना था। कृषि मंत्री जी और सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट इस पे कुछ कहना चाहेंगे तो वो कहेंगे। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में चूंकि राज्यों के माध्यम से होना है, तो पिछले 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों के जो विपणन के मंत्री हैं और अधिकारियों के साथ बातचीत करते करते सभी राज्यों ने लगभग इस बात को स्वीकार किया और इस दिशा में काम तेज किया कि राज्यों के अंदर एक प्लेटफार्म, एक राज्य के ही अंदर यदि 20 मंडी है तो अलग अलग कानून है। तो इस दिशा में सभी राज्यों ने प्रयास कर दिया है, शुरू किया है। बिहार और केरल में चूंकि ये व्यवस्था नहीं है मंडी का, तो इन दोनों को छोड़कर उत्तर प्रदेश की सरकार भी इससे सहमत हो गई है। और कर्नाटक ने इस दिशा में बहुत आगे काम किया है, अग्रगणी भूमिका निभाई है। तो 9 जुलाई को 9-10 2 दिन देश के सभी कृषि के जो विपणन मंत्री हैं, डायरेक्टर हैं और कृषि सचिव मेरे साथ हुबली जा रहे हैं और उसका अध्ययन भी करेंगे और अपने अपने राज्यों में जो काम कर रहे हैं उसको उनको इनसे मदद मिलेगी। और आज भी सभी राज्यों के अधिकारियों को अभी बुलाया है एसोचैम के माध्यम से 12 बजे एक कार्यक्रम है। तो इस दिशा में 1 साल से जो प्रयास हो रहे थे, तो राज्यों के अंदर अब एक प्लेटफार्म आने की स्थिति लगभग बन गई है। और इसी साल हम पूरे देश के लिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का एक लॉन्च करेंगे हम, और राज्यों को भी जोड़ेंगे। और इस साल 200 करोड़ रुपया इसके लिए रखा है कि 585 जो मंडियां हैं उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर, IT के हैंड्स भी उनको देंगे 2-2 और कंप्यूटर की व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार से मुझको लगता है कि पूरे देश के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रीय कृषि बाजार के नेटवर्क से पूरा भारत का जो कृषि उपज मंडी है जुड़ने की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के संबंध में विस्तार से बताया गया है
ये जिला लेवल पर सिलेक्शन कमेटी होगी और जो प्रखंड के अंदर से ये सारे उसको सहयोग मिलेंगे। ब्लॉक लेवल पर वो प्लान बनाने में सहयोग करेंगे, हर ब्लॉक से के अधिकारी सहयोग करेंगे। तो जिला की जो समिति होगी, उसके अलावा एक उप समिति भी होगी जो नीचे से योजनाओं को तैयार करके लाएगा और जिला इरिगेशन प्लान बनाएगा, और राज्य कमेटी जो होगी उसका सिलेक्शन करेगा। और राज्य कमेटी जो होगी तो उसमें हमारे 3 मंत्रालय के जल संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के 3 अधिकारी भी उस कमेटी में रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट, पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटीज कार्यक्रम को लॉन्च किया था। कल डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया और स्किलिंग इंडिया के संबंध में भी ऐसी योजना है। तो सेक्रेटरी कल के निर्णयों के बारे में और इसके बारे में सचिव जी। माननीय मंत्रीगण, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, जुलाई का महीना इस मंत्रालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई में ही इस मंत्रालय का एक विभाग के तौर पे गठन हुआ और 1 जुलाई को 3 बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस कैबिनेट द्वारा लिए गए। स्किल पॉलिसी एक एक करके सब पे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल स्किल पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट, इस बार उसमें दिस इज नाउ नेशनल स्किल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि विभाग का नाम ही कौशल विकास एवं उद्यमिता है। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। 62% हमारी जो पॉपुलेशन है 15 से 59 साल की है। 54% पॉपुलेशन 25 साल से कम है। और अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हमारे फॉर्मल स्किलिंग यूके में 68% है, जर्मनी में 75, 52 यूएसए में, 80 जापान, 96 साउथ कोरिया, हमारे 4.69% के आसपास है। इसलिए इस विभाग का और उसके बाद मंत्रालय इसको बनाया गया नवंबर 2014 में। और इसीलिए ये जो पॉलिसी है, दिस इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच दिस मिनिस्ट्री विल बी वर्किंग। वैसे भी जो नोटिफिकेशन इस विभाग का निकाला गया था, उसमें फर्स्ट पॉइंट जो लिखा गया था वो था कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस। और इस पॉलिसी के चलते हुए आने वाले सालों में 2022 तक ऐसा नहीं है कि बाकी मंत्रालय अपना काम करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कन्वर्जेंस जो है वो इस मंत्रालय का काम है। टुगेदर वी विल रिक्वायर ऑलमोस्ट 402 मिलियन पीपल टू बी ट्रेन्ड इन ऑल सेक्टर्स बाय 2022। और जो विजन स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है माननीय मंत्री जी द्वारा, इस पॉलिसी के की फीचर्स हैं एस्पिरेशनल वैल्यू एनहांस करना, कैपेसिटी क्रिएशन करना, नए आईटीआईज का जो एग्जिस्टिंग आईटीआईज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और नए आईटीआईज पीपीपी मोड में क्रिएट करना, क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क जो एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है 2013 में जिसका नोटिफिकेशन हुआ था, उसको उसी में लिखा हुआ है कि अगले 5 साल तक सभी स्किलिंग प्रोग्राम्स बाय ऑल मिनिस्ट्रीज विल बी अलाइंड टू दैट। तो उसके लिए प्रयास करना, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना, आउटरीच एनहांस करना, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और लिया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी और इस पॉलिसी में भी, वो है आरपीएल, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। यानी लाखों जो कारीगर हैं जो हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में, चाहे आप सूरत के डायमंड के कारीगर ले लो, जयपुर के लोकल सांगानेरी कारीगर ले लो, वाराणसी में साड़ी वाले ले लो, कांचीपुरम में ले लो, उन सब के पास तकनीक तो है लेकिन फॉर्मल ना डिग्री है ना क्वालिफिकेशन है, उस दिशा में बढ़ना, सो दैट दे हैव, अगर कहीं वो विदेश में या कहीं और भी कभी रीसेटल होना चाहें तो दे हैव फॉर्मल, दे आर इन द फॉर्मल फ्रेमवर्क। सॉफ्ट स्किल्स को एनहांस करना, आईसीटी के टूल्स का इस्तेमाल करना, एंटरप्रेन्योर्स को लिए एक सेपरेट सेल्स और सेपरेट बॉडीज़ बना के एंटरप्रेन्योरशिप को क्रेडिट इत्यादि दिलवाना, सभी एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करना विद पीयर्स, मेंटर्स, इंक्यूबेटर्स। आपको विदित ही है कि IIM अहमदाबाद, IIT बॉम्बे,
IIT चेन्नई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इत्यादि इत्यादि में बहुत ही अच्छे इंक्यूबेटर और मेंटर प्रोग्राम चल रहे हैं। उनके साथ सारे लिंकेजेस बढ़ाना और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रास रूट इनोवेशन को आगे बढ़ाना, ये इस पॉलिसी के मेन गोल्स हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आपको विदित है कि इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज देयर पॉपुलेशन इज ऑन द डिक्लाइन, तो वी हैव टू मेक आवर skilled people aligned with the global standards via the NSQF framework. दूसरा नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में बताया जा चुका है। बेसिकली इस मिशन का उद्देश्य आप इन द पास्ट आल्सो इन द कंट्री एंड इवन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर whenever there have been high level missions, especially carrying the stature of the honorable prime minister, तो वो कन्वर्जेंस में उससे बड़ा कोई फायदा होता नहीं। इस मिशन के हमारे 3 पहलू हैं। गवर्निंग काउंसिल चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें कि सभी कंसर्न मिनिस्टर्स हैं और सभी कंसर्न जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, PMO इत्यादि। स्टीयरिंग कमेटी जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर चेयर करेंगे और एक मिशन डायरेक्टरेट यानी कि जो उन सारे निर्णयों के अनुपालना का फॉलोअप करेगी विद द सेक्रेटरी। इसके साथ साथ NSDA में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप की जाएगी जो कि केवल स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, वोकेशनलाइजेशन, इन चीज़ों पे टाइम बाउंड रिसर्च के लिए एक आयाम नए ओपन करेगा। दिस विल बी ए यूनिक एक्सपेरिमेंट ऑफ इट्स ओन काइंड। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए डिटेलिंग IIM अहमदाबाद, TISS, इन सारे इंस्टीट्यूट से बैठ के की जाएगी। दिस विल बी कॉल्ड नेशनल स्किल रिसर्च डिवीजन, NSRD। तीसरा है कॉमन नॉर्म्स। वर्तमान में जो नॉर्म्स की स्थिति है कि जितनी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं सबके किसी का एवरेज ड्यूरेशन 80 घंटे है, किसी में 457 घंटे है, किसी में 675 घंटे है, इत्यादि इत्यादि करके ये अलग अलग चार्ट है। इसके बाद मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। तो ये तय हुआ था कि 2013 में एक कमेटी बनी थी चेयरमैन NSDA के अंडर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज थे, कोई 15-20 सेक्रेटरी के आसपास थे और डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के। उनकी जब रिपोर्ट आई इस गवर्नमेंट में, वर्तमान गवर्नमेंट में, तो ये तय किया गया ये तो एक सचिवों की रिपोर्ट है, इसको पब्लिक स्क्रूटनी में डाला जाए। तो पब्लिक स्क्रूटनी में जब डाला गया तो 130 से ज़्यादा सारे देश से फीडबैक और वो आए। उन सारे फीडबैक्स को अलाइन करके कल मंत्रिमंडल के सामने एक कॉमन नॉर्म्स का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कि ये रखा गया कि मिनिमम ड्यूरेशन फ्रेश एंट्रेंस के लिए 200 घंटे होगी, रीस्किलिंग के लिए 80 घंटे होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो एक्सटेंशन है उसमें 25 घंटे कम से कम होगी, इत्यादि करके हर चीज़ के नॉर्म्स बनाए गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना रिजिड कर दिया गया है कि वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं। एक कमेटी बनी है सचिव के साथ, जिसमें कि कंसर्न विभागों के जॉइंट सेक्रेटरीज हैं। अगर किसी विभाग या मंत्रालय से कोई रिक्वेस्ट आती है या कोई प्रपोजल आता है कि इसमें कुछ परिवर्तन करना है, वैसे तो जैसे मैंने पहले बताया इस कमेटी में ही सभी सचिव जो हैं वो हिस्सा ले चुके हैं और 4-5 बार बैठक कर चुके हैं। उन्हीं के आउटकम है प्लस दी पब्लिक रिपोर्ट्स। और ये कॉमन नॉर्म्स के ऊपर एक एक्सरसाइज थी जो माननीय मंत्रिमंडल ने अप्रूव की। मैं समझता हूँ कि इसके बाद स्किलिंग जो स्पेस है और जो गवर्नमेंट का उद्देश्य था कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस इस विभाग और इलेक्ट्रॉन मंत्रालय को क्रिएट करते हुए, उसको बहुत अधिक वो आगे एक तरह से उसकी जो परिकल्पना थी उसकी पूर्ति हो सकेगी। इसके अलावा कोई और प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने। Thank you, sir. We will take a few questions relating to the subject matter of today, please. Yeah, Rajesh, we'll start with you. Yeah. Sir, the 50,000 crore amount you said you will be spending over the next 5 years, will it be starting this fiscal, next fiscal? This fiscal. And do we have any background information what percentage of Indian farmlands currently have irrigation facilities and how this scheme will prop it up? सिराज जी, Yes. माइक ऑन कर। सर, आज हमारे देश में जितनी ज़मीन है उसमें से करीब 45% सिंचित है और 55% ज़मीन में सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं। तो हमारा प्रयास ये होगा कि जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि जो परियोजनाएं वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की
तकरीबन करीब है पूरा होने के, तो उन परियोजनाओं को पहले ही हम पूरा करने की कोशिश करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस साल में, जो साल चल रहा है 15-16, इसमें 6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त एरिया सिंचित हो जाएगा। इसके अलावा 5 लाख हेक्टेयर में हम प्रेसिजन इरिगेशन करेंगे, यानी कि ड्रिप इरिगेशन वगैरह, जैसा कि मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने बताया, और 1300 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। Sir, Ritu Parno from CNBC TV18, to your right, sir. Sir, as far as developing a single market in states, कौन से ऐसे राज्य हैं जो इस मुहिम के लिए they have given their agreement, and क्या states को single market बनाने के बाद will there be an initiative to have a single market nationally as well? देखिए, we have been talking to all the state governments. Several state governments are already on board. They are very keen to implement the project for creating a state agriculture market. Maharashtra is already doing it. Andhra Pradesh is very keen. Karnataka has already implemented in about 53 mandis. Madhya Pradesh is very keen. Odisha is keen. Jharkhand is also very keen. Chhattisgarh has also agreed. Gujarat has also agreed. So UP, we have been talking. UP officers are here today. They are also very keen to implement. See, everybody sees promise in opening up the market, which will facilitate a better price to farmers. अभी ये होता है कि एक मंडी में अक्सर हम देखते हैं कि प्राइसेस कम हैं और दूसरी मंडी में ज़्यादा हैं उसी राज्य में। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑक्शन होगा तो हम ये समझते हैं कि किसानों को उनकी पैदावार के बेहतर दाम दिलाए जा सकेंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये होगी कि किसान फिर ये तय कर सकते हैं कि कब वो अपना माल मंडी में लाएं। अभी किसानों को ये पता ही नहीं होता है कि कब ये उम्मीद है कि बेहतर दाम उन्हें मिल सकते हैं। तो अगर ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए होगा तो बहुत बेहतर तरीके से और बहुत आसानी से हो सकता है। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि एक बार अगर राज्य के मार्केट ओपन अप हो जाते हैं तो फिर नेशनल मार्केट को हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप ओपन अप कर देगा, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हम पूरे देश के लिए बना रहे हैं। उसको कस्टमाइज करेंगे राज्य के लिए, लेकिन वो पूरे देश के लिए एक बहुत सीमलेस तरीके से ऑपरेट कर सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी साल हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर अंदर, और हम उसको लॉन्च करेंगे। सर इधर लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम लोग लॉन्च किए हैं, इसमें क्या निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनको किसी तरह के इंसेंटिव देने पर विचार किया जा रहा है? मसलन CSR का हिस्सा बनाया जाए या फिर ऐसा कुछ? एज इट इज़ जो निजी कंपनियां हैं कंपनी टू कंपनी बेसिस काफ़ी स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। मारुति सुजुकी ने 30 ITIs लिए हुए हैं। टाटा 150 करोड़ रुपया स्पेंड कर रहे हैं स्किलिंग में। महिंद्रा इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करने के लिए जितनी भी कमेटीज हैं उन सब में निजी कंपनियों की भागीदारी होगी। और जो हमारा कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, ऑलरेडी देयर इज सम कंसिडरेशन अबाउट एनहांसिंग द CSR पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनीज इन द स्किलिंग एंड ऑक्यूपेशनल। विशेष रूप से जो क्लस्टर्स एक प्रकार की इंडस्ट्री के देश भर में क्रिएट हुए हैं, उन क्लस्टर्स के साथ ये स्किलिंग इंस्टीट्यूशन साथ में क्रिएट हो। दैट्स द बेस्ट वेन्यू फॉर दिस स्किलिंग ट्रेनिंग। To my left. This side, Mr. Jaitley, I want to know what will happen to the middlemen or artiyas when you bring in e-marketing, who also double up as money lenders in the informal sector in a big way. देखिए, कर्नाटक में जब इसकी शुरुआत की गई है तो अभी आड़तियों के माध्यम से ही ट्रेडिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ पर ये कोशिश हुई है। इससे पहले पंजाब में भी ये कोशिश हो चुकी है, और हमारे सॉफ्टवेयर में इसका प्राविधान होगा कि MSP या जो किसानों का प्रोड्यूस है उसका मूल्य किसानों के बैंक अकाउंट में जाए और आड़तिया कमीशन आड़तिया के बैंक अकाउंट में जाए। सर, एक चीज़ इसमें और बहुत अच्छी है कि जितने किसान हैं सर, उनको सबको जनधन अकाउंट खोले गए हैं, और जितने मिडलमैन हैं जो रजिस्टर्ड आड़तियाँ उनके अकाउंट्स हैं। तो सर, सारे ट्रांजैक्शंस फिर ये हमारी बुक्स में आएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या अभी ये होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि किसानों को वो धनराशि उनके बैंक अकाउंट में आएगी। कुछ
सूबे ऐसे भी हैं जहां आड़तिये नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हर जगह आड़तिये ऑपरेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मिसाल के तौर पर जितनी गेहूं की या धान की खरीद होती है वहां सर आड़तियों का सिस्टम नहीं है, वहां सहकारी समितियां करती हैं। छत्तीसगढ़ में भी सहकारी समितियां करती हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि राज्य सरकारों के माध्यम से हम ऐसी व्यवस्था बना सकें कि कुछ सालों के बाद जब सब लोग ऑन बोर्ड आ जाएं तो कमीशन एजेंट को उनका कमीशन मिल जाए और किसान को उसका मूल्य मिल जाए। इसका एक और फायदा होगा कि जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी वित्त मंत्रालय चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को क्रेडिट सिस्टम के अंदर लाया जाए, जिससे कि वो जो हमारा क्रेडिट व्यवस्था है, आप जानते हैं क्रॉप लोन 4% पे मिलता है और उसमें भारत सरकार की तरफ से 5% सबवेंशन दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद बहुत से किसान आड़तियों से और लोगों से कर्जे लेते हैं। तो अगर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनता है अच्छी तरह इस राज्यों में, तो वो भी हम समझते हैं कि किसानों को ये फ़ायदा होगा कि उनको सस्ते दामों पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलेगा। Srinjoy, if it's on cabinet, yeah. Sir, I just want to ask if there's a red corner notice on Lalit Modi and also if there's any ED action on Dushman. Mr. Jaitley, Yeah, Mr. Jaitley, Pallavi, 1 it minute. says that you have ambitious program for the parliament session, but you know it could be like completely wiped out this parliament session because opposition wants the resignation of both Vasundhara Raje Scindia as well as Sushma Swaraj. What's your plan of action on that? One, and Lalit Modi tweets every day involving every minister of this government, including you. What is your reaction Sir, to that? on my question on ED, sir, You see, the two questions. I'll answer both your questions. Is this anticipation of the parliament session your prediction or your information? That's what they are saying. They're saying it on record. They're saying they don't want to let the And let me tell you, some people may be of relevance to television channel. They are of no relevance to governance as far as the government of India is concerned. Yes, sir. 1 minute. There is the first question on cabinet. Please hold May I on. ask Mr. Jaitley, whether the issue of TAPI gas pipeline starting from Turkmenistan to India via Yes, a decision- it came up yesterday. And what was the decision, sir? If there is any decision, it will be conveyed to you. Right. देखिए, इन बिल्स की देश की अर्थव्यवस्था को बहुत आवश्यकता है और सरकार को पूरी उम्मीद है कि कोई भी राजनीतिक दल देश के विकास के एजेंडा में नकारात्मक रवैया नहीं अपनाएगा। The government is hopeful that no political party will take an anti-growth position, an anti-development position as far as the country is concerned, and bills like the GST and the land bill are extremely necessary for that purpose. Yeah. उनका ये कहना है कि इस्तीफा हो जाता तब बिल पास होगा। ये सीधे तौर पे कांग्रेस का कहना है कि इस्तीफे के बिना संसद नहीं चलेगी। I think there are no more questions on cabinet. Thank you. Thank you.